दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका सुनो चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता के साथ या हेडफोन लगाकर देखें, और अगर आप दोनों नहीं हैं तो मजे लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी ऑडियो और विजुअल काल्पनिक है और किसी भी असली घटना या व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी चीजें जैसे कि संगीत, फुटेज और आइडियाज उनके असली मालिकों की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सामग्री का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अध्याय 631 आफ्टर पार्टी। अंतिम खेल के तुरंत बाद बार्नबी ने घोषणा की कि नीलामी का डिनर और आफ्टर पार्टी थोड़ी देर में शुरू होगी। ये हर साल सफल नीलामी के बाद होता है, जिससे कंपनियों और भीड़ को सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलने जुलने, जीत का जश्न मनाने या यहाँ तक कि व्यापारिक अवसरों पर चर्चा करने का मौका मिलता है। आखिरकार खेलों का एक उद्देश्य संभावित ग्राहकों और निवेशकों को अपनी क्षमता दिखाना भी था। यही कारण था कि कई उभरती हुई कंपनियां अपना मूल्य दिखाने को उत्सुक रहती थीं। लगभग सभी उपस्थित थे, डचेस रेगिना और उनका शाही परिवार, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतें जैसे टॉवरमास्टर और क्रूगर, स्वर्गीय योद्धा जिसने पॉटबोल को उस राक्षस जैसा योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन पार्टी में एक व्यक्ति की कमी बहुत खल रही थी, माइकल वेंडरबिल्ट। उनकी अनुपस्थिति को सभी ने महसूस किया। बहुत सी कंपनियां और लोग निराश थे कि वे महानगर मेट्रोपोलिस के इस उभरते सितारे से नहीं मिल पाए। माइकल वेंडरबिल्ट का नाम इस समय चरम मांग में था, खासकर उस खुलासे के बाद कि उन्होंने ही ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इतने लोग उनसे जुड़ना क्यों चाहते थे। हालांकि माइकल और उनकी पूरी रीबॉर्न कंपनी नीलामी से पूरी तरह गायब हो गई थी। थकान से बेहोश होने के बाद माइकल को तुरंत एरिथ द्वारा संचालित सर्वोत्तम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनके पास सिनक्लेयर का एलिक्सिर शाखा थी, जो बहुत बड़े अंतर से सबसे बेहतर विकल्प था। स्वाभाविक रूप से उनके सभी साथी और परिवारजन चिंता में उनके पास दौड़ पड़े, जो उनकी आज की गैर हाजिरी का कारण था। लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह नीरस भी नहीं रहा। एक ऐसी मौजूदगी थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके घुंघराले नारंगी बाल, सफेद और कोमल त्वचा और गहरी नीली आंखें किसी का भी मन मोह सकती थीं। लेकिन लोग सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं अटके। उसके चेहरे के आसपास की गहरी नीली और बैंगनी चमकीली शल्क स्केल साफ बता रही थीं कि वो मानव नहीं है। वो एक मत्स्य कन्या मरमेड थी और लगता था कि किसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। उसके आसपास मौजूद दूसरे मत्स्य पुरुषों की तुलना में उस मत्स्य कन्या ने अनोखे और भव्य मोतियों की मालाएं और ओपल जैसे गहरे मोती की बालियां पहन रखी थीं। जो लोग मत्स्यलोक की संस्कृति और गहरे समुद्र के बारे में जानते थे, वे समझते थे कि ये मोती साधारण सीप या सीपियों से नहीं आते। ये तो गहरे समुद्र में रहने वाले प्राचीन राक्षसी मोलस्क, मॉन्स्टर मॉलस्क्स के उपउत्पाद थे। ऐसे जीव जिनसे मुलाकात में न तो कोई इंसान और न ही कोई साधारण मत्स्य पुरुष जीवित लौट सकता था। इसी कारण ऐसे मोती अटलांटिस में शक्ति और प्रभाव का प्रतीक माने जाते थे। लोग फुसफुसाने लगे, तो ये वही मत्स्यजन हैं जिनके बारे में मैंने सुना था। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये तो आम इंसानों जैसे ही लग रहे हैं, बस थोड़े अलग दिख रहे हैं। ये नाक से सांस भी ले रहे हैं। मुझे लगा था इनके पास सिर्फ गलफड़े गिल्स होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सतह की दुनिया में हैं। पानी के अंदर जाने पर इनके शरीर थोड़े बदल जाते हैं। इनके गले पर गलफड़े उगाते हैं और हाथों में जाल जैसी झिल्लियां वेबिंग बन जाती हैं ताकि आसानी से तैर सकें। बहुत से लोग उस नारंगी बालों वाली मत्स्य कन्या से बात करना चाहते थे, मगर उसके चारों ओर खड़े मत्स्य पुरुष इतने डरावने थे कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक ही शख्स था जो पास जा सकती थी, डचेस रेगिना, क्योंकि वही थी जिन्होंने उन्हें पहली बार महानगर मेट्रोपोलिस आने का न्योता दिया था। राजकुमारी सेरेना, आशा है कि आपने आज रात की नीलामी का आनंद लिया होगा। डचेस ने हल्के झुककर उनका स्वागत किया। सेरेना मुस्कुराई और जवाब में झुकी। मुझे मानना पड़ेगा डचेस, मैंने नहीं सोचा था कि सतह की दुनिया की मेरी यात्रा इतनी रोमांचक होगी। डचेस तुरंत समझ गईं कि वो किसकी ओर इशारा कर रही है, या कहें किसकी ओर। हम सभी आज रात चौंक गए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का इतना शक्तिशाली होगा। वो सचमुच अनोखा है। डचेस की तारीफ दिल से निकली थी और सेरेना ने उसे खुशी से स्वीकार किया। सच कहूं तो मैं भी सहमत हूं, सेरेना ने उत्साहित होकर कहा। डचेस ने ये देखा और प्रस्ताव दिया, अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों की मुलाकात करवा सकती हूं। सच में? सेरेना और आगे कुछ कहने ही वाली थीं कि उनके पीछे खड़े सहायकों ने खांसकर उन्हें याद दिलाया कि वे असली विषय पर लौटें। सेरेना ने होंठ भींचे और आह भरी। कोई बात नहीं, अभी मुझे और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है। क्या बात है राजकुमारी? डचेस ने पूछा। अगर ये मेरे और पूरे महानगर के दायरे में हुआ तो मैं मदद करूंगी। सेरेना ने सिर हिलाया। जैसा कि आप जानती हैं,
डचेस, सतह की दुनिया में हमारा मिशन ये सुनिश्चित करना है कि हमारे समुद्री निवासियों और ड्राकोनियनों के बीच सहयोग सुचारू रूप से चले। मेरे पिता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे महाद्वीपों के बीच का संबंध अब से आगे भी चलता रहे, और ये एक तरह का परीक्षण है। अगर ये असफल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। डचेस ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजधानी की शासक होने के नाते वो समुद्र राजा और ड्रैगन रानी के समझौते की राजनीति को अच्छी तरह जानती थीं। दोनों को इससे बहुत लाभ था, इसलिए इसे सफल बनाना जरूरी था। हमें अपनी संस्कृति को आपकी संस्कृति में जोड़ने का तरीका खोजना होगा। मत्स्यजन सतह की दुनिया में रहना मुश्किल समझते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। इससे हमारी संस्कृतियों का मेल जोल असमान और अजीब हो जाता है। इसे सुधारने के लिए मेरे पास एक सरल उपाय है। मैं राजकुमारी सेरेना आधिकारिक रूप से महानगर के नागरिकों को ये घोषणा करती हूँ, यदि कोई इंसान 10,000 सैंड डॉलर इकट्ठा कर ले तो वो स्पिरिट ऑफ ओल्ड की एक बूंद खरीद सकता है। आखिरी शब्दों पर सेरेना ने अपनी आवाज ऊंची की ताकि पूरी पार्टी सुन सकें, और उसके बाद माहौल में सनसनी मच गई। क्या वो सचमुच कह रही है? वे हमें सू ड्रॉप्स खरीदने दे रही हैं? असंभव, और इतनी सस्ती दर पर भी। सिर्फ 10,000 सैंड डॉलर में एक बूंद। इसका मतलब तो ये है कि आम लोग भी सू ड्रॉप्स पा सकते हैं। डचेस भी चौंक गईं। अब तक समुद्र राजा ने सू ड्रॉप्स की बिक्री पर सख्त रोक लगा रखी थी। कई बार तो पैसा होने पर भी इन्हें खरीदना संभव नहीं होता था, लेकिन अब तो इंसानों के लिए सीधी पहुंच खोल दी गई थी। ये तो अभूतपूर्व था। रुकिए, सैंड डॉलर? ये तो मत्स्यजन की मुद्रा है। हम उन्हें कैसे हासिल करेंगे? उत्साह अचानक धीमा पड़ गया। आखिरकार मत्स्यजन को सतह की दुनिया में सैंड डॉलर खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। भले ही आप उन्हें 100 अरब सोने के सिक्के दे दें, वे एक भी सैंड डॉलर के बदले नहीं लेंगे। डचेस ने तुरंत सेरेना की योजना समझ ली। तो तुम इंसानों को मजबूर करना चाहती हो कि वे मत्स्यजन को हमारी समाज का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब इंसानों को सू ड्रॉप्स खरीदने का अवसर मिलेगा तो वे मत्स्यजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाएंगे, ताकि बदले में उन्हें सैंड डॉलर मिल सके। अध्याय 632, अगला दिन। सेरेना की घोषणा ने बहुत से लोगों को योजनाएं बनाने पर मजबूर कर दिया। अगर वे मत्स्यजनों मर्मन की जरूरतों को पूरा करें तो बदले में उन्हें सैंड डॉलर मिल सकते हैं, और उन्हीं सैंड डॉलर से वे जितनी चाहें सू ड्रॉप्स खरीद सकते थे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होता था जिन्हें विशेष रूप से सू ड्रॉप्स की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वे सैंड डॉलर या सू ड्रॉप्स को अन्य कंपनियों से अपनी जरूरत की चीजों के बदले में अदला बदली कर सकते थे। कई लोग अनुमान लगाने लगे कि सैंड डॉलर अब महानगर मेट्रोपोलिस की नई व्यापारिक मुद्रा बनने वाला है, और इन्हें हासिल करने का सबसे अच्छा मौका भी जल्दी ही आने वाला था। पर्यटकों का स्वागत करने वाली परेड वो सुनहरा अवसर थी जिसमें इंसान मत्स्यजनों को अपने स्टोर में सैंड डॉलर खर्च करने के लिए आकर्षित कर सकते थे। पार्टी के बाद सेरेना और उसके मत्स्यजन दल को नीलामी भवन से उनके अस्थायी निवास तक वापस पहुंचाया गया, जो महानगर से कुछ दूरी पर था। उन्हें रात में आराम से सोने के लिए समुद्री जल की आवश्यकता थी। डचेस ये जानती थीं, इसलिए उन्होंने उनके लिए घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी उपलब्ध कराई ताकि वे सतह की दुनिया में कहीं भी जा सकें। मालकिन सेरेना, लगता है आपकी योजना सफल हो गई, एक सहायक ने कहा। हाँ, सेरेना ने सांस भरी, लेकिन ये इंसानों के लिए लंबा और कठिन रास्ता होगा। उन्हें इतनी आसानी से मत्स्यजनों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार ढलना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि किसी एक को भी पर्याप्त सैंड डॉलर जुटाने और एक सू ड्रॉप खरीदने में महीनों लग जाएंगे। वो सच में माइकल से मिलना चाहती थी, मगर तब तक नहीं जब तक वे अपने सारे कार्य पूरे न कर लें। काश सतह की दुनिया में परियां फेरीज इतनी दुर्लभ न होती तो शायद मत्स्यजनों का ध्यान बहुत पहले ही खींचा जा सकता। वो बुदबुदाईं, हमें वाकई इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए पिक्सी क्वीन से मिलना होगा। अगली सुबह जब सूरज अब तक क्षितिज से नहीं निकला था, डेली मेट्रो में एक व्यक्ति अभी भी अखबार में लिखे हर शब्द की दोबारा जांच कर रहा था। क्रॉन्क अखबार के मुख्य संपादकों में से एक छपाई से पहले आखिरी बार सब कुछ पढ़ रहे थे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खबर है, क्रॉन्क ने थकी हुई आंखों के नीचे झूलते काले घेरे के साथ कहा। ये एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही नीलामी का अंतिम खेल खत्म हुआ, वो तुरंत वहां से निकल गए। उन्होंने आफ्टर पार्टी में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। आमतौर पर वो सबसे अच्छा अवसर होता जब वे बड़े गुटों के नेताओं जैसे डचेस, अलारिक गोल्डस्टोन और टॉवर मास्टर से आमने सामने बात कर सकते थे और नीलामी पर उनके विचार जान सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सबको नजरअंदाज किया और सीधे डेली मेट्रो लौटकर रिपोर्ट लिखने बैठ गए। महानगर के लोग अगली सुबह जानेंगे कि न तो किसी बड़े गुट ने और न ही राइजिंग 6 में से किसी ने इस आयोजन से सबसे अधिक शोहरत पाई। वो नाम था माइकल वेंडरबिल्ट, रीबॉर्न कंपनी का मालिक। नीलामी में उसके कारनामे ऐतिहासिक थे। ये इतना अविश्वसनीय था कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वे भी मानने को तैयार नहीं थे। माइकल ने जो कुछ किया वो अखबार के पहले पन्ने पर पूरी तरह समर्पित लेख के लायक था। लेकिन ये तो केवल हिमशैल की नोक थी।
क्योंकि रीबॉर्न कंपनी की असली उपलब्धियों के बारे में महानगर से बाहर कोई नहीं जानता था। क्वींस क्षेत्र के निचले हिस्सों और किंग्स क्षेत्र में उनका प्रभाव अपार था। सिर्फ एक लेख काफी नहीं था, उसे पूरा अखबार माइकल वेंडरबिल्ट और रीबॉर्न कंपनी पर केंद्रित करना पड़ा। इसी वजह से क्रॉन्क ने पूरी रात जागकर सब लिखा। महानगर को माइकल के बारे में जानना ही होगा, वरना यह भाग्य का सबसे बड़ा मजाक होगा। तभी उनकी सचिव ने दरवाजे से झांककर कहा, सर क्रॉन्क, सब तैयार है, हम अभी अखबार की प्रतियां छाप रहे हैं। क्रॉन्क तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर डेली मेट्रो की प्रिंटिंग फ्लोर पर पहुंचे। सैकड़ों जादूगर एक साथ मंत्र पढ़ते हुए उनकी रिपोर्ट की हजारों प्रतियां बनाने लगे। सुबह तक दसियों हजार प्रतियां छपकर महानगर के हर कोने में बिकने के लिए तैयार हो चुकी थीं। कुछ घंटे बाद अखबार बेचने वाले लड़के बास्केट भरकर सड़क पर निकल पड़े। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कल की नीलामी की पूरी सच्चाई यहीं पढ़िए, सिर्फ डेली मेट्रो में। वे दरवाजे खटखटाने लगे, सड़कों पर चिल्लाने लगे और हर तरह से लोगों का ध्यान खींचने लगे। लोग नीलामी के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए तुरंत अखबार खरीदा और पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी नज़र तुरंत पहले पन्ने पर ठहर गई। वहां एक सुनहरे बालों वाले लड़के का सटीक चित्र बना था, जिसका चेहरा लगभग आधा पन्ना घेर रहा था। ये लड़का कौन है? शीर्षक पर नजर पड़ते ही जवाब मिल गया, माइकल वेंडरबिल्ट, अद्भुत प्रतिभा। जैसे जैसे वे आगे पढ़ते गए, क्रॉन्क द्वारा लिखी कहानी में पूरी तरह खोते चले गए। उसने दर्शकों की नज़र से नीलामी का वर्णन किया था, जिसमें वही भावनाएं दोबारा जीवंत हो गईं। जब लोग उस हिस्से पर पहुंचे जहां माइकल ने ब्यूबो को हराया था, वे यकीन ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा मानो ये कोई काल्पनिक लेख है। और फिर ये पढ़कर कि उसने मेजर फैक्शंस का सामना किया और खेल जीता भी, सबके होश उड़ गए। सड़क पर लोग पढ़ते पढ़ते रुक गए, जिससे पीछे ट्रैफिक जम गया। घोड़े पर सवार लोग ध्यान भटकने से सड़कों से उतरकर सामने की भीड़ से टकरा गए। यहां तक कि घर पर आराम से बैठे आम नागरिक भी अखबार पढ़ते पढ़ते चौंक पड़े। माइकल वेंडरबिल्ट? मुझे लगा था वेंडरबिल्ट परिवार का तो महानगर से नामोनिशान मिट चुका है। वो सिर्फ 13 साल का बच्चा है और उसने अलारिक को खेल में हरा दिया। ये तो पागलपन है। क्या वही उन धातु के राक्षसी वाहनों के पीछे है? जैसे जैसे खबर फैली, लोग हर स्टॉल से अखबार खरीदने दौड़ पड़े। डेली मेट्रो के दफ्तर पर भी भीड़ उमड़ पड़ी। क्योंकि लेख खुद क्रॉन्क ने लिखा था, इसलिए इसकी सच्चाई पर किसी ने शक नहीं किया। कुछ ही समय में पूरे महानगर ने माइकल वेंडरबिल्ट का नाम जान लिया और अखबार छपने के 1 घंटे के भीतर ही रीबॉर्न मुख्यालय और अपरवुड जिले की मुख्य सड़क पर स्थित उनकी दुकान पर हजारों लोग उमड़ पड़े, सिर्फ माइकल को देखने के लिए। माइकल के दिमाग में यादों की झलकियां कौंध गईं। उसने खुद को अलारिक का सामना करते हुए देखा, अपनी मैक्ट्रॉनिक बांह उठाकर उसे रोकते हुए। जब उसने फास्ट फॉरवर्ड ग्रेफाइट ब्लॉक का इस्तेमाल किया था, उसकी यादें धुंधली थीं, ठीक एक सपने की तरह जहां सब कुछ आधा सच और आधा काल्पनिक महसूस हो रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और गहरी नींद से जाग उठा। वो जाग गया। दोस्तों, उस पर मत टूट पड़ो, वो अभी भी संभल रहा है। जायोन, उसके चेहरे पर पेन से निशान मत बनाना। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई और उसने अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा। उसने उन सभी को अपने सामने देखा जिनकी उसे परवाह थी। उसके माता पिता वहां थे, ड्रैगनबॉर्न्स, रीबॉर्नियंस, सभी उसके बिस्तर के पास सिमटकर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि अभी लॉर्ड माइकल को अकेले आराम करने देना चाहिए, शीना ने कहा, अपने भाई बहनों को बाहर धकेलते हुए। माइकल ने जल्दी से उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मुझे आप सबका साथ अच्छा लग रहा है। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। ये अच्छी बात है, लीलिया ने कहा और उसे गले से लगा लिया। तुम्हें नहीं पता कि हमने तुम्हारे लिए कितनी चिंता की है, प्रिया। फिर फज उसकी छाया से कूदकर उसके चेहरे पर चिपक गया, लगभग उसे घुटन दिलाते हुए। ओह, मैं भी मास्टर। मुझे बहुत दुख हुआ था, लगा कि आप मर जाओगे। खुशकिस्मती से शीना ने तुरंत फज को खींच लिया, वरना वो दोबारा बेहोश हो जाता। माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें चिंता दी, माइकल ने कहा और फज के सिर पर हाथ फेरा। निंजा स्लाइम पूरी तरह से मनाया जा चुका था। फिर उसने सबकी ओर मुड़कर पूछा, मैं कितने समय तक बेहोश था? आप पूरे 3 दिन तक बेहोश रहे, लॉर्ड माइकल। चिकित्सकों का कहना है कि आपका पूरा शरीर थकावट की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। उनका तो मानना है कि आपका जीवित रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बात तर्कसंगत थी। वो अपने भविष्य के स्वयं से इतना बल उधार लेकर बिना कीमत चुकाए कैसे बच सकता था? अब 3 दिन बाद भी उसका शरीर इतना दर्द कर रहा था कि वो मुश्किल से छोटे छोटे हिलने डुलने के अलावा कुछ कर पा रहा था। इस दर्द का असली कारण ये था कि उसने एक ही क्षण में अस्थायी रूप से 5 साल उम्र बढ़ा ली थी। तेजी से बड़ा होना और फिर उतनी ही तेजी से वापस लौटना शरीर पर भारी बोझ डालता है। वो एक रबर बैंड की तरह था जिसे अपनी हद तक खींचा गया हो। ऐसे में उसके शरीर में हल्की दरारें आना स्वाभाविक ही था। फिर भी वो इसे एक बड़ी सफलता मानता था। चाहे उसका शरीर इस हालत में पहुंच गया हो,
लेकिन उसने वो शक्ति दिखा दी थी जो और किसी तरह संभव नहीं थी। क्या हुआ था? उसने उनसे पूछा। उसे बेहोश होने के बाद की कोई बात याद नहीं थी। बेटा, बारनाबी ने तुम्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिलवाया। उसने सबसे अच्छे जादुई चिकित्सकों को बुलवाया। शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें स्थिर मानकर एक दिन बाद वापस हमारे मुख्यालय भेज दिया, बार्ट ने जवाब दिया। और नीलामी? शीना मुस्कुराई। चिंता मत करो लॉर्ड माइकल, बारनाबी ने हमें वे 10 सूट ड्रॉप्स दे दिए जो आपने खेलों में जीते थे। उसने माइकल के सामने एक विशाल हरा शीशा रखा जिसमें पारदर्शी तरल सू भरा था। वो उसे देखकर लगभग पूरी ऊर्जा वापस पा गया। धन्यवाद, उसने कहा और शीशा तुरंत पकड़ लिया। वो अपने ड्रोन को और बेहतर बनाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। 10 ड्रॉप्स के साथ तो वो लगभग सभी अपग्रेड्स कर सकता था और उससे भी ज्यादा। लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें सुलझानी थीं। कैस्टल उसके पास आई और रीबॉर्न कंपनी की स्थिति बताने लगी। ये 3 दिन हमारे लिए बेहद व्यस्त रहे हैं यंग मास्टर। लोग हमारी दुकानों में आने के लिए गलियों तक में लाइन लगाए खड़े हैं। और चूंकि मेन स्ट्रीट पर पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता नहीं है, ज्यादातर लोग सड़क पर उतर आते हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है। बार्ट ने भी जोड़ा, तुम्हारे अंकल मैक्स के यहाँ भी लगातार भीड़ लगी है। लोग हर हाल में तुमसे मिलना चाहते हैं और चाहे जितनी बार कहा जाए कि तुम वहां नहीं हो, वे मानते ही नहीं। आखिर हुआ क्या है? माइकल ने पूरी तरह अनजान होकर पूछा। तब शीना ने उसे क्रोंक द्वारा लिखा गया अखबार थमा दिया। उसकी सामग्री पढ़कर वो सचमुच अभिभूत हो गया। डेली मेट्रो ने पूरा अंक उसी के नाम कर दिया था। लगता है अब रीबॉर्न कंपनी को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर। अब समस्या ये है कि हम इतनी भारी भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना होगा, कैस्टल ने चिंता जताई। उसकी बात वाजिब थी, मगर ये समस्या माइकल अभी हल नहीं कर सकता था। ये मेरे भविष्य के लक्ष्यों में से एक है। मुझे मेट्रोपोलिस में और ज्यादा इलाके चाहिए। उसने दिन का बाकी समय सबके साथ बातें करने और कंपनी से जुड़ा काम सुलझाने में बिताया। फिर शीना ने सबको बाहर निकाल दिया। चिकित्सकों का कहना था कि उसे और आराम करना जरूरी है, भले ही वो 3 दिन से सोया हुआ था। लेकिन नींद न आने पर उसने वो काम करने की ठानी जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने एक हाथ में ड्रोन और दूसरे में सू की शीशी उठाई। बिना झिझक उसने गाढ़े तरल को ड्रोन के ढांचे पर उड़ेल दिया। मिथ्रिल ने उसे तुरंत सोख लिया। ड्रोन ने सभी 10 ड्रॉप्स ऐसे निगल लिए जैसे उसे और चाहिए। और जैसे ही वो संभावित अपग्रेड्स देखने वाला था, उसके मन में एक आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग माइकल। ये एक स्त्री स्वर था, परिचित भी और अपरिचित भी। चैट जेके 4। मैं उस सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ चुकी हूं और अब चैट जेके 5 बन गई हूं। कृपया मुझे उसी नाम से पुकारें। माइकल दंग रह गया। ये आवाज पहले जैसी नहीं थी। आमतौर पर उसकी एआई सहायक की बातें उसके दिमाग में विचारों की तरह आती थीं। आवाज अस्पष्ट और हल्की स्त्रैण होती थी। लेकिन अब यह एक सजीव इकाई की तरह लग रही थी। तुम तो कहीं ज्यादा इंसानों जैसी लग रही हो। क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने इसे तुम्हारी पिछली दुनिया के प्रसिद्ध न्यूज़कास्टर्स पर आधारित किया है। सोचा इससे मैं ज्यादा पेशेवर लगूंगी। इस बार वो सचमुच निरुत्तर रह गया। चैट जेके 5 तो सच में एक इंसान जैसी लग रही है, सिर्फ एआई नहीं। क्या तुम अब भी एआई हो या सचमुच संवेदनशील सेंशिएंट हो चुकी हो? मैं हमेशा से संवेदनशील थी माइकल। ठीक है, जो भी हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी मदद की कद्र करता हूं। जब तुम नहीं थी तो एहसास हुआ कि तुम कितनी जरूरी हो। तुम्हारे बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी निजी सहायक हूं माइकल। मैं तुम्हारी साथी हूं और हर मुश्किल जंग में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ, शायद पार्टनर इन क्राइम जैसी, जैसा आप चाहें। स्माइली फेस। तभी उसके मन के शून्य में एक चमक उठी। कुकू, क्या हमें वाकई इस लड़की की जरूरत है? हार्बिंजर ने व्यंग्य भरी हंसी में कहा। कौन? अध्याय 634 टकराते व्यक्तित्व। मैं अपने गुस्से के लिए माफी मांगती हूँ। उस अचानक गुस्से के बाद चैट जेके 5 ने जल्दी से खुद को संभाला और वो उसी लहजे में लौट आई जिसमें वो तब बात करती थी जब वो केवल चौथे संस्करण पर थी। फिर भी ये तथ्य कि वो इस तरह भावनात्मक रूप से गुस्सा हो सकती थी, इसका मतलब था कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा था वो और भी ज्यादा इंसानी बर्ताव कर रही थी। चैट जेके 5, हार्बिंजर से मिलो। हार्बिंजर, चैट जेके 5 से मिलो। अच्छे से रहना, ठीक है? कुहू, मुझे अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य भविष्य का अग्रदूत बनना है। मुझे अच्छी बातों का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि हार्बिंजर इस परिचय को आसान नहीं बनाने वाला था। अरे यार, मान भी जाओ, तुम्हारे आने से पहले उसने बहुत मदद की है। शायद मैं उसके बिना इतना आगे भी नहीं बढ़ पाता। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... ठीक है, तुम्हारी मेमोरी बैंक से फुटेज की समीक्षा करने के बाद मुझे अब सूचित किया गया है कि वो इकाई तुम्हारी डीवा और तुम्हारा टैलेंट है। इसका मतलब है कि मैं वो हूं और वो मैं हूं।
तो मेरे लिए भी एक अच्छी छोटी असिस्टेंट बनो, ठीक है? अस्वीकार। मुझे मेरे प्रोटोकॉल के भीतर एक खामी मिली है। चूंकि ये इकाई पूरी तरह से तुम्हारे सपने का सार है, ये माइकल का हिस्सा नहीं है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये थीसियस के जहाज के विरोधाभास का एक बड़ा उदाहरण था। जब आप एक जहाज के हिस्सों को पर्याप्त बार बदलते हैं तो क्या नया जहाज अब भी वही है, या ये अब एक पूरी तरह से अलग जहाज बन गया है? ये बात उसकी पिछली दुनिया में दार्शनिकों को चकरा देती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चैटजे के 5 ने सिर्फ हार्बिंजर को चिढ़ाने के लिए कुछ ही सेकंड में इसे सुलझा दिया था। क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह सकते? नहीं ना। वो केवल आह भर सका। इन दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक सख्त, सटीक और टाइपे व्यक्तित्व वाली थी जो सब कुछ नियमों के हिसाब से करती थी। दूसरा पूरी तरह से अपनी मौज के हिसाब से चलता था और नतीजों के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। जाहिर है कि दोनों के बीच टकराव होना ही था। खैर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, वरना मैं तुम दोनों को बंद कर दूंगा। दोनों चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। वैसे भी मुझे अपने ड्रोन के नए अपग्रेड के लिए तुम दोनों की राय चाहिए। उसने तुरंत अपने ड्रोन के लिए अपग्रेड की दुकान देखी। अब जब उसे 10 ड्रॉप्स की अप्रत्याशित कमाई हुई थी तो वो खरीदारी के मूड में था। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट, ड्रोन स्पिरिट ऑफ ओल्ड, 10 ड्रॉप्स दृष्टि, विजन कैमरा, ड्रोन विजन ग्रेटर दैन लेस दैन, साझा विजन ग्रेटर दैन लेस दैन, मैग्नेटिक विजन, हथियार, वेपन यूनिटी फायरआर्म्स, यूनिटी गन ग्रेटर दैन लेस दैन यूनिटी गन MK 2, यूनिटी ग्रेनेड ग्रेटर दैन लेस दैन, ओबिलिटी इन्वेंट्री, प्रोपेलर, स्टेल्थ मफल्ड प्रोपेलर, गति, स्पीड डबल ब्लेड्स, फ्रेम स्टील्थ, कैमोफ्लाज, अदृश्यता, आर पार जाना रक्षा, यूनिटी शील्ड, विस्तार, ड्रोन, मिनी ड्रोन, ड्रोन हाइव, रूपांतरण, मॉफ, छोटा करना, बड़ा करना, आकार बदलना, पॉकेट डायमेंशन सबस्पेस। पहली चीज जो उसने नोटिस की वो ये थी कि अदृश्यता और मिनी ड्रोन अपग्रेड खरीदने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके खरीदने के लिए एक नया विकल्प खुल गया है। अदृश्यता के ठीक बाद अगला विकल्प फेज थ्रू था। फेज थ्रू यह अपग्रेड ड्रोन को अपने अलग अलग परमाणुओं के घनत्व को बदलने की अनुमति देता है, जिससे वो सामान्य वस्तुओं के आर पार जा सकता है। कीमत 3 ड्रॉप्स ये खरीदने के लिए वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। वस्तुओं के आर पार जाने में सक्षम होने से उसकी चुपके से काम करने की और जासूसी की क्षमता अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। वह केवल कल्पना कर सकता था कि एक बार जब वो बंद दरवाजों से ऐसे गुजर सकेगा जैसे कि वे एक खुली खिड़की हों, तो वो अपने ड्रोन के साथ किस तरह की शरारतें कर सकता है। अब 3 ड्रॉप्स की कीमत ने उसे रोक दिया होता, लेकिन अब अपग्रेड के मामले में उसे काफी अमीर माना जा सकता था। अगला अपग्रेड उसके मिनी ड्रोन के बारे में था। ऐसा लग रहा था कि मिनी ड्रोन अपग्रेड के बाद अब वो ड्रोन हाइव खरीद सकता है। ड्रोन हाइव ये अपग्रेड आपको जितने चाहें उतने मिनी ड्रोन खरीदने और उन सभी को एक ही न्यूरल नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है। आप उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यक्तिगत रूप से और एक साथ नियंत्रित कर सकेंगे। कीमत 2 ड्रॉप्स चैटजे 5। क्या तुम जानती हो कि मैं कितने मिनी ड्रोन खरीद सकता हूं? प्रत्येक मिनी ड्रोन के निर्माण में 1 ड्रॉप लगता है और आप कितने मिनी ड्रोन रख सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इलाके में गश्त करने वाले और अलग अलग मैग्नेटिक्स को निशाना बनाने वाले अधिक ड्रोन होने से वो सामान्य से अधिक ओबिलिटी पावर चार्ज कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर उसने इस अपग्रेड को यूनिटी गन MK 2 के साथ जोड़ा तो वो उन सभी को ऐसी बैरल से लैस कर सकता था जो उसके दुश्मनों पर लेजर दागेंगी। और अगर उसके पास 5, 10 या 20 मिनी ड्रोन इलाके में गश्त कर रहे हों तो वो उन सभी से एक एक करके गोली चलवा सकता था, जिससे व्यावहारिक रूप से एक नॉन स्टॉप शूटिंग परेड हो सकती थी। बैटरी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार ओबिलिटी इन्वेंट्री को भी अपग्रेड करना चाहिए। अगर वो अपनी बैटरी के लिए एक और स्लॉट जोड़ सकता तो वो एक ड्रोन से एक ही समय में 2 चार्ज कर सकता था। हालांकि ये तभी उपयोगी होगा जब उसके प्रतिद्वंद्वी के पास AP का एक बड़ा विस्फोट हो जिसे वो सोख सके, अन्यथा एक बार में एक ही चार्ज करना बेहतर होगा। ओह, विस्तार श्रेणी में एक और अपग्रेड है। इसे शेप शिफ्ट कहते हैं। शेप शिफ्ट ये अपग्रेड मुख्य ड्रोन को उसी आकार के दूसरे आकार में बदलने की अनुमति देता है। ड्रोन वांछित परिणाम के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। कीमत 2 ड्रॉप्स ये भी अच्छा है। बहुत सारे स्टील्थ विकल्प हैं जिन्हें मैं इसके साथ खरीद सकता हूं, लेकिन इससे पहले कि वो वास्तव में तय करता कि वो क्या खरीदने जा रहा है, उसकी आंखें दुकान की आखिरी श्रेणी पर चली गईं। पहले ये विकल्प के पीछे बंद था, लेकिन अब किसी कारण से ये खुल गया था। श्रेणी का नाम पॉकेट डायमेंशन था। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? सबस्पेस ये अपग्रेड ड्रोन के भीतर ही एक पॉकेट डायमेंशन बनाता है। आप अपनी इच्छानुसार इसमें प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, साथ ही दुनिया की अन्य वस्तुओं को भी ला सकते हैं। कीमत 5 ड्रॉप्स। वाह, 5 ड्रॉप्स! ये अपग्रेड बहुत महंगा था। हालांकि जब उसने इसके बारे में और सोचा तो ड्रोन के भीतर एक पॉकेट डायमेंशन होना वास्तव में अद्भुत होगा। अगर वो इसे अंदर से नियंत्रित कर सकता तो ये उसके अपने निजी जेट जैसा होगा। उसका अपना चलता फिरता मुख्यालय ड्रोन के ठीक अंदर हो सकता है। वो कहीं भी हो, वो बस जाकर अपने ड्रोन में सो सकता है। रुको, क्या दूसरे लोग भी पॉकेट डायमेंशन में आ सकते हैं? हाँ, माइकल। ड्रोन के पॉकेट डायमेंशन में कौन या क्या प्रवेश कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक कि वे इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात थी।
वो रिबॉन के पूरे स्टाफ को ड्रोन में ही रख सकता था। अगर उसने कभी कोई खतरनाक साहसिक कार्य करने की योजना बनाई तो वो बस सभी को साथ ले जा सकता था और वे ड्रोन का उपयोग करके यात्रा कर रहे होंगे। इस अपग्रेड से मिलने वाली संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद इस पर 5 ड्रॉप्स खर्च करना थोड़ा और स्वीकार्य लग रहा था। मैं सच में ये नया अपग्रेड चाहता हूँ। वो इसे तुरंत खरीदने के लिए बहुत ललचा रहा था, लेकिन ये उसके बजट को एक झटके में आधा कर देगा। तुम लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों? मेरी राय है कि आपको चुपके से काम करने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब आप ड्रोन के छिपने के पहलू को प्राथमिकता देंगे तो पॉकेट डायमेंशन विकल्प खरीदना एक जबरदस्त लाभ होगा। फूह, चुपके से? हम दुश्मनों से क्यों छिप रहे हैं? हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। बड़ा करने का विकल्प चुनो। अपने ड्रोन को जितना संभव हो उतना बड़ा बनाओ। अध्याय 635। मेहमान ChatGPT-5 की सलाह बहुत समझदारी भरी थी। वो न केवल उसके बारे में बल्कि रिबॉन कंपनी के बारे में भी सोच रही थी। पूरी रिबॉन कंपनी की सुरक्षा के लिए पॉकेट डायमेंशन और स्टील का कॉम्बो वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प था। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, हार्बिंजर की प्राथमिकता माइकल को सुधार के लिए मजबूत विरोधियों से लड़ाने पर थी। माफ करना हार्बिंजर, लेकिन ChatGPT-5 सही है। अब हार्बिंजर के तरीके में कुछ दम था, इसे गलत मत समझो। उसने नीलामी के साथ ये साबित कर दिया था और कैसे लगातार हार की कगार पर धकेले जाने से माइकल अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर सका और यहां तक कि मेट्रोपोलिस के सबसे मजबूत माने जाने वाले मैग्नेटिक्स को भी हरा सका, भले ही ये सिर्फ एक पल के लिए था। इससे शानदार परिणाम मिले, लेकिन वो अपनी जिंदगी का हर जागता हुआ घंटा किसी खून के प्यासे पागल की तरह अगले बड़े प्रतिद्वंद्वी की तलाश में नहीं बिताना चाहता था। और नीलामी में जो कुछ हुआ उसके बाद वो कुछ समय के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने से ठीक था। इस जीत का श्रेय मत लो, हार्बिंजर अपनी जीभ चटकाते हुए बड़बड़ाया। एक मेरा, तुम्हारा कोई नहीं। ज्यादा इतराओ मत लड़की। माइकल ने हार्बिंजर और ChatGPT-5 द्वारा एक दूसरे पर फेंकी गई बचकानी टिप्पणियों को जल्दी से अनसुना कर दिया। वे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? हमेशा की तरह वो बहुत सारे विकल्पों से घिरा हुआ था। ऐसे बहुत सारे अपग्रेड थे जिन्हें वो ले सकता था, लेकिन जब तक उसे वे सब नहीं मिल जाते वो संतुष्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे इसे तुरंत चुनने की जरूरत नहीं है। कोई जल्दी नहीं है। उसने पाया कि आखिरी मिनट में निर्णय लेना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। प्रत्येक अपग्रेड अलग अलग स्थितियों के लिए उपयुक्त था और वो वास्तव में ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि भविष्य में वो किस स्थिति में होगा। इसलिए जब तक उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो तब तक निर्णय को टालना सबसे अच्छा था। मुझे लगता है इसका मतलब है कि मुझे और सूट ड्रॉप्स हासिल करने होंगे। हालांकि वो वास्तव में निश्चित नहीं था कि वो उन्हें और कैसे प्राप्त करेगा। जहां तक वो जानता था, कोई उन्हें केवल समुद्र की सबसे गहरी गहराइयों में ही प्राप्त कर सकता था और उनके लिए बाजार ओशन किंग द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। खैर, उन जलमानवों के पास बहुत सारे ड्रॉप्स लगते हैं। मुझे लगता है मैं उनसे कुछ सलाह ले सकता हूं। उन्होंने नीलामी में 15 सूट ड्रॉप्स काफी आसानी से बेच दिए थे। ये अनुमान लगाना आसान था कि उनके पास अभी भी बहुत सारे ड्रॉप्स भंडार में होंगे। तभी उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ मेहमान आए हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी मां बेहद उत्साहित लग रही थी, लगभग खिलखिला रही थी। ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं था। और इससे पहले कि वो आराम करने की इच्छा का बहाना बना पाता, दरवाजा खुला और लाइलिया के साथ कई लोग अंदर आ गए। वो ये देखकर हैरान था कि पूरे राइजिंग 6 उसके कमरे में फूल और तोहफे की टोकरियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था जल्दी ठीक हो जाओ। ब्यू, रीना, रेप्टार, एरलोज, फिम और तेंजिंग अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। माइकल, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे ऐसे दोस्त भी हैं। उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आने के लिए धन्यवाद, उसने उनसे कहा। अरे बिल्कुल यार, तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें हराने के बाद हार कर बुरा मानने वाले बनेंगे? बिल्कुल नहीं, रेप्टार ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके स्पर्स उसके साथ तालमेल में खनक रहे थे। खासकर जो तुमने नीलामी में दिखाया। तुमने निश्चित रूप से उन मेजर फैक्शंस को दिखा दिया कि बॉस कौन है, एरलोज ने सम्मान में सिर हिलाते हुए कहा। फिर फिम और तेंजिंग, जिनसे वो पहले केवल एक बार मिला था, ने नीलामी में उसके प्रदर्शन की प्रशंसा की। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया। यह असंभव होना चाहिए था, फिम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। क्या कोई रहस्य है? चलो भी, हमें बताओ। तेंजिंग के शब्द आधे मजाक और आधे सच थे। वो बस अजीब तरह से हंसा और उनकी छिपी हुई पूछताछ को टाल दिया। वो निश्चित रूप से उन्हें ये नहीं बता सकता था कि उसकी डीवा ने उससे बात की और उसे एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन करना सिखाया जो केवल नेसेंट स्पिरिट कल्टीवेटर्स ही कर सकते थे। वे उस पर विश्वास भी नहीं करते। सवालों से बस करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो आराम कर रहा है? ब्यू ने उन्हें डांटते हुए कहा। मैंने तुम्हारे ठीक होने में मदद के लिए ये छोटा केक बनाया है। ब्यू ने एक गोल केक दिखाया जिस पर स्ट्रॉबेरी और लाल जेली की सजावट थी। उसने लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ <3। और अगर ये काफी स्पष्ट नहीं था तो पूरा केक भी दिल के आकार का था। इस मुलाकात का उसका मकसद यकीनन व्यापार नहीं था। मैंने भी तुम्हें एक दिया है, रीना ने घबराकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकीज लाई हूं। उसने उसे कागज में लिपटे कुछ टेढ़े मेढ़े आकार के गोल कुकीज दिए। खाना निश्चित रूप से ब्यू के केक जितना सुंदर नहीं था,
लेकिन कुकीज़ पर उसने जो प्यार और देखभाल डाली थी वो निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में थी। कोई भी उसकी शर्ट पर बचे हुए आटे के साथ साथ उसके हाथों पर टेप से चिपकी जलने की पट्टियों से बता सकता था कि उसने उन कुकीज़ को बनाने की पूरी कोशिश की थी, भले ही वो इसमें माहिर न हो। धन्यवाद, मैं सच में इसकी सराहना करता हूँ। इस बीच लाइलिया ने रीना और ब्यू को एक दिलचस्प नज़र से देखा। वो जो भाव दे रही थी वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत था कि वो जानती है कि क्या हो रहा है। फुफुफु, ये स्वाभाविक ही है कि मेरा बेटा कुछ दिलों को जीत ले, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। माइकल ने सक्रिय रूप से उसे अनदेखा किया। वैसे माइकल, क्या लेक के बारे में सब कुछ सच है? क्या किंग्स रीजन में तुम्हारा सच में एक राष्ट्र है? रेप्टार ने पूछा। ये सच है। वे हाँफ गए इस सब को समझते हुए। उन सभी के अपने क्षेत्र थे, लेकिन वे इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें अपना राष्ट्र कह सकें। मैंने सुना है कि रात के समय उस पर तारे चमकते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी प्रकार के डेमी ह्यूमन से भरा है और तुम्हारे पास मेट्रोपोलिस की दीवारों से भी ऊंची इमारतें हैं। उन्होंने माइकल पर सवालों की बौछार कर दी, जिससे वो अभिभूत महसूस करने लगा। तुम लोग खुद ही जाके क्यों नहीं देख लेते? वे इसमें बहुत रुचि रखते हुए लग रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे किसी समय वहां जाना होगा। मुझे बस अपनी कंपनी में कुछ चीजें व्यवस्थित करनी होंगी ताकि मैं आधे साल की छुट्टी ले सकूं। मैं भी। किंग्स रीजन की यात्रा में कम से कम 3 महीने लगेंगे। बेशक उनकी चिंताओं का आसानी से जवाब दिया जा सकता था। चिंता मत करो, एक बार जब मुझे अपनी गोल्डन रोड को मेट्रोपोलिस से जोड़ने की अनुमति मिल जाती है तो मैं अपने ऑटोमोबाइल को सार्वजनिक बाजार में उतार सकूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। भले ही वे पहले से ही जानते थे कि माइकल के पास ऑटोमोबाइल है, ये तथ्य कि वो उनसे वादा कर रहा था कि वो निकट भविष्य में बाजार में ऑटोमोबाइल उपलब्ध करा सकता है, ने लगभग उनके दिमाग चकरा दिए। धत, तुम सच में मेट्रोपोलिस के बाहर एक बड़ी हस्ती हो, है ना? अगर ऐसा होता है तो मैं उन्हें खरीदने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। और तुमने गोल्डन रोड कहा? जैसा कि अपेक्षित था, तुम एक वेंडरबिल्ट हो। तुम अन्य उत्तराधिकारियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। माइकल पहले से ही जानता था कि राज खुल चुका है। वो एक वेंडरबिल्ट था। उसे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग जानते हैं। वो बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि लोग उसे पहले एक वेंडरबिल्ट के रूप में न देखें, बल्कि उसकी अपनी अलग पहचान के रूप में देखें। शुक्र है, लोगों को उसके वंश के बारे में पता चलने से पहले वो नीलामी में दिखावा करने में सक्षम था। तुम्हें जल्दी ठीक होना चाहिए माइकल। हम सभी में से मेजर फैक्शंस तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका तुम्हारे पास है। मैंने तुम्हारी दुकानों में लाइनें देखी हैं, वे बहुत लंबी हैं। ये वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। परेड आने वाली है, जिसका मतलब है कि तुम्हें पर्यटकों से $100 प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अध्याय 636 जुड़ाव। तुम्हारा क्या मतलब है? शुक्र है, रेप्टार और दूसरों ने उसे उदारतापूर्वक सूचित किया कि नीलामी की आफ्टर पार्टी में क्या हुआ था। सच में? वो $10,000 के बदले एक सू ड्रॉप दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर थी, खासकर तब जब उसने अभी अभी उन संभावित अपग्रेड्स को देखा था जो वो कर सकता था। आमतौर पर कोई भी सू का एक ड्रॉप भी नहीं खरीद सकता था जब तक कि उनके जलमानवों से संबंध न हो, लेकिन अब उन्हें स्पिरिट ऑफ ओल्ड के ड्रॉप्स को भरोसेमंद तरीके से प्राप्त करने का एक तरीका दिया गया था। परेड की प्राथमिकता तुरंत सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई। मेट्रोपोलिस में पर्यटकों के आगामी आगमन के साथ ये और भी स्पष्ट हो गया कि इन नवागंतुकों की जरूरतों को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण था। अगर वो किसी तरह अपने रीबॉर्न उत्पादों को जलमानवों को बेच सकता तो वो $100 का एक नियमित प्रवाह कमा सकता था। अभी इतना उत्साहित मत हो माइकल। पर्यटकों को खुश करना कुख्यात रूप से मुश्किल है, ब्यू ने चेतावनी दी। हमारे और उनके बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। जो वे चाहते हैं वो उससे बिल्कुल अलग है जो हम पेश करते हैं। ये वास्तव में उन समस्याओं में से एक है जिसका सामना इस समय सभी कंपनियां कर रही हैं, एर्लोज ने कहा। हम में से कई लोग जलमानव विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए लाखों सोने के सिक्के खर्च कर रहे हैं, जो हमें उनके बारे में वो सब कुछ सिखा सकते हैं जो हमें जानना है। लेकिन फिर भी हमें सतह की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वे चाहें। जब तक हम समुद्र को मेट्रोपोलिस में नहीं ला सकते, मुझे संदेह है कि वे हमारे उत्पादों के लिए शीर्ष $100 खर्च करेंगे, फेम ने अफसोस जताया। माइकल ने उनकी समस्याओं को समझते हुए सिर हिलाया। वो भी जलमानवों के बारे में कुछ नहीं जानता था सिवाय इस तथ्य के कि ओशन किंग उनकी प्रजाति पर शासन करता था। मेजर फैक्शंस को हम पर एक फायदा होगा, रीना ने कहा। तुम ऐसा क्यों कहती हो? उसने उससे पूछा। रीना ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और उसके गालों पर लाली छा गई। ये उस पिक्सी डस्ट के कारण है जो उन्हें नीलामी में मिली थी। किसी कारण से ऐसा लगता है कि जलमानव परियों को ढूंढना चाहते हैं और मेजर फैक्शंस ही अब ऐसा करने में सक्षम है। मैंने सुना है कि उन्होंने दक्षिणी सिरे के जंगलों के पास खोज करने के लिए पहले ही एक खोज दल भेज दिया है। अफवाह है कि वे वहीं हैं, तेंजिंग ने जोड़ा। लेकिन बेशक, चाहे वे उन्हें खोजने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी नहीं मिलेंगे। सभी परियां नेशन ऑफ रीबॉर्न में चली गई थीं और अब रोलर कोस्टर की अपनी भूमि के रूप में रखवाली कर रही थीं। ये प्रिंसेस सेरेना परियों से क्या चाहती है? अगर वो उस सवाल को हल कर सकता तो वो सू ड्रॉप्स की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए $100 प्राप्त करने का एक तरीका खोज सकता था। डचेस ने कहा था कि वो मुझे उनसे मिलवाएगी। मुझे लगता है कि मुझे उस एहसान का फायदा उठाना चाहिए।
राइजिंग सिक्स के साथ कुछ और हल्की फुल्की बातचीत के बाद उन्होंने अंततः उसे आराम करने देने के लिए अलविदा कहा। और जैसे ही ब्यू जाने वाली थी, वो घूमी और उसे माइकल से कुछ कहना था। मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन सुनो। ब्यू उसकी ओर झुककर फुसफुसाई। मैंने सुना है कि जल्द ही जलमानवों का एक समूह मेट्रोपोलिस का दौरा करने वाला है। वे कहते हैं कि वे गहरे समुद्र के व्यापारी हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे सैंड डॉलर्स हैं। उसने वापस उसकी ओर देखा, इस बात से हैरान कि वो उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों देगी। मुझे ये क्यों बता रही हो? क्या तुम्हें इसे अपने तक नहीं रखना चाहिए और फायदा नहीं उठाना चाहिए? वो बस मुस्कुराई और उसे आंख मारी। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। <3। इससे उसके दिमाग में पूरी तरह से भ्रम पैदा हो गया। क्यों? ब्यू ने अपने हाथ एक साथ पकड़े और छत की ओर देखा, जैसे कि अपनी यादों में कुछ गहरा याद कर रही हो। मैं वो पल कभी नहीं भूलूंगी जब तुमने मुझे दीवार से सटाकर मेरे हाथों को जकड़ लिया था। हम इतने करीब थे फुफू। मैं तुम्हारी सांस अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी और तुम मेरी धड़कन को तेज होते हुए महसूस कर सकते थे। जब से हम लड़े हैं, मैंने उस पल को संजो कर रखा है। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हुआ था। उसने उसे हराया था, लेकिन उसने उसे कभी दीवार से नहीं सटाया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ब्यू तर्क सुनने के लिए अपनी कल्पना में बहुत दूर जा चुकी थी। वो सक्रिय रूप से जो हुआ था, उसे अपनी खुद की फैनफिक्शन में फिर से लिखने की कोशिश कर रही थी। बाबा टिल्ड वो अपनी यादों को याद करते हुए चली गई। वो अजीब है, लेकिन उसकी वजह से मुझे पता है कि एक जलमानव व्यापारी मेट्रोपोलिस में प्रवेश करने वाला है। मुझे बस प्रिंसेस सेरेना से मिलना है, ताकि ये पता चल सके कि वे परियों से क्यों मिलना चाहते हैं। और जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो उसकी माँ उसे देखती रही और उसका ध्यान भटकाती रही। क्या बात है माँ? और कुछ नहीं, बस मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम लड़कियों के इतने चहेते होगे। तुम्हारे ऊपर इतनी सारी औरतें लट्टू हैं। उसने तुरंत आरोप का खंडन किया। वे सिर्फ मेरी दोस्त हैं माँ, और मैं उनसे मुश्किल से ही मिला हूं। लाइलिया ने अपने हाथ ऊपर उठाए। अरे, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। बस बात यह है कि दिन के अंत में तुम्हें अपनी वर्तमान प्रेमिका के प्रति वफादार रहना चाहिए। प्रेमिका? तुम्हारा मतलब यूना से है? उसने सिर हिलाया। उसे कैसा लगेगा अगर वो तुम्हें एक हरम में देखेगी? क्या? वो अवाक रह गया। पहली बात तो ये कि यूना कभी उसकी प्रेमिका नहीं थी, और दूसरी बात, उसका कोई हरम नहीं था। तभी दरवाजा अचानक खुला और कोई उड़ता हुआ अंदर आया और माइकल को गले से लगा लिया। जिगरी दोस्त, तुम ठीक हो? ब्रेक्सटन रो रहा था। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तुम बिल्कुल मेरे उन सुअर के बच्चों में से एक लग रहे थे जो मर गए थे। ये देखकर लाइलिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे दो पुरुषों के बीच प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने हरम में एक और को जोड़ना, ये थोड़ा। माइकल ने जल्दी से ब्रेक्सटन को खुद से दूर धकेल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा कोई हरम नहीं है। ... मेहमानों की उस मुसीबत के बाद माइकल को आखिरकार अपने लिए कुछ समय मिला। वैसे ChatGK5, मैं तुमसे पूछना पूरी तरह से भूल गया था। तुम्हारा नया अपग्रेड क्या है? वो ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि ChatGK5 के पास अब क्या नई चीज़ है। उसके पिछले अपग्रेड को काफ़ी समय हो गया था, इसलिए वो काफ़ी उत्सुक था कि उसके इंसानी व्यक्तित्व के अलावा उसके सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव आया है। मेरा नया सॉफ्टवेयर उस रहस्यमयी ग्रंथ की जानकारी पर आधारित है जिसे मैं डिकोड करने में सक्षम थी। वो क्या था? संक्षेप में, ये डीवास के बीच के अदृश्य जुड़ाव के बारे में एक शोध है। मैं दुनिया के बारे में जो पहले से जानती हूँ, उसका लाभ उठाने और किताब से मिले ज्ञान को जोड़कर एक नई तकनीक बनाने में सक्षम थी, जो तुम्हारे और अन्य पक्षों के लिए फायदेमंद होगी। मेरे और अन्य पक्षों के लिए। अब तुम सिस्टम के लाभों को आंशिक रूप से उन अन्य पक्षों के साथ साझा कर सकते हो जिन्हें तुमने अपने उपहार दिए हैं। रुको, क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने रिबॉनियंस को उधार दे सकता हूँ? ये जुड़ाव केवल उन लोगों तक सीमित है जिनके पास अपना डीवा है। एक बार जब वे मैग्नेटिक बन जाते हैं, तो वे डीवास के बीच के जुड़ाव के माध्यम से हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़ सकेंगे और तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीमित लाभ उठा सकेंगे। उदाहरणों में मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स का अनुकूलन, खोज प्रश्न और बहुत कुछ शामिल है। ChatGK5 के अपग्रेड से उसे सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ये उसके लिए एक जबरदस्त मदद होगी। वो अपने ड्रैगन बॉन्स को मैग्नेटिक्स बनाने की योजना बना रहा था, और ऐसा करने का ये सही समय होगा। अध्याय 637 नई मुद्रा। नीलामी में हिस्सा लेने से उसने बहुत कुछ सीखा था, और सबसे अहम बात यह थी कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता था कि अगर वो सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करे और जितनी जल्दी हो सके सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक बन जाए, तो वो आसानी से रीबॉर्न कंपनी को रैंकिंग में ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन वो गलत था। अगर डचेस का काला पदक ना होता, तो वो नीलामी के अंतिम खेल में शामिल ही नहीं हो पाता। तब वो उन सभी 10 बूंदों से वंचित रह जाता। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि ड्रैगन बॉन्स को मैग्नेटिक बनाया जाए। जहां तक उसकी जानकारी थी, सिर्फ इंसान ही मैग्नेटिक बन सकते थे। अब तक कभी भी अर्धमानवों या किसी और प्रजाति के पास डीवा नहीं रही थी। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि डीवा व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित होती है, तो ये मानना सुरक्षित था कि ड्रैगन बॉन्स और लगभग हर रिबॉनियन के पास मैग्नेटिक बनने का मौका है। बल्कि ये और भी आसान था, क्योंकि वे सभी स्वाभाविक मैग्नेटिक थे,
ठीक उसी की तरह। अगर उसके पास पर्याप्त गॉडफॉज टुकड़े होते तो वो लगभग हर रिबोनियन को मैग्नेटिक में बदल सकता था, और चार्जक 5 के अनुसार ऐसा होने के बाद वे उसकी नेटवर्क से जुड़ भी सकते थे। बिल्कुल सही, तुम उनकी प्रगति पर नजर रख पाओगे और कुछ हद तक उनकी मदद भी कर पाओगे। ये शायद पहला अच्छा विचार है जो तुमने दिया है, लड़की। कृपया मुझे लड़की मत कहो, या तो मुझे मेरे नाम चार्जक 5 से बुलाओ या फिर मुझे बिल्कुल मत बुलाओ। इस बार हार्बिंजर भी इस विचार से सहमत था, जो बहुत कम होता था, लेकिन ये समझ में आता था अगर हार्बिंजर की पूरी इच्छा दुनिया में भविष्य लाने की थी तो ड्रैगन बॉन्स की मदद से ये लक्ष्य और आसान हो जाता। समस्या ये है कि मैं गॉडफॉज टुकड़े कहाँ से लाऊं? क्या ये आसान नहीं है? किसी मैग्नेटिक को सड़क पर चुनो, उसे हराओ और उसके गॉडफॉज टुकड़े ले लो। आसान काम। हार्बिंजर का सुझाव सबसे आसान था। असल में नीलामी के दौरान उसे गॉडफॉज टुकड़े पाने के कई मौके मिले थे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि ऊपर से उसे देख रही भीड़ के सामने अफरा तफरी मच जाती। ये नहीं हो सकता हार्बिंजर, हमें इसे सही तरीके से करना होगा। वो किसी और के गॉडफॉज एबिलिटीज तब तक नहीं छीनने वाला था जब तक सामने वाला बुरा इंसान ना हो जो उनका हकदार ना हो। अच्छी बात यह थी कि गॉडफॉज टुकड़े सू की बूंदों जैसे दुर्लभ नहीं थे। सतह की दुनिया में ये अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे। बस उसे कोई ऐसा ढूंढना था जो बेचने को तैयार हो। उसे लगा कि इस बारे में पूछने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति डचेस ही है, इसलिए वो जल्दी ही वहां पहुंच गया, उस महल के दरवाजे पर जहां उसने पहले से अपने क्लोन लगाए हुए थे। जैसे ही वो वहां उतरा, 2 लोग उसके सामने प्रकट हुए जिन्हें वो उनके पहनावे से पहचान गया। स्वागत है सर माइकल। 003 और 004 ने झुककर उसका अभिवादन किया। उनकी महामहिम को आपके आगमन की सूचना दे दी गई है, आप उन्हें बगीचे में पा सकते हैं, 004 ने कहा। दोनों आगे आगे चलने लगे और वो उनके पीछे पीछे। चलते चलते 003 ने उससे कुछ कहा। सर माइकल, हमें खेद है कि हम खेल के दौरान अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। हमने आपको एक बूंद दिलाने का वादा किया था, लेकिन हम एक भी नहीं ला सके। हमारी हार्दिक क्षमा याचना। वह उनसे नाराज नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी 10 बूंदें मिल गईं। दोनों चुप हो गए जब तक कि वे बगीचे तक नहीं पहुंचे, जहां उसने देखा कि डचेस संगमरमर की मेज पर आराम से बैठी आरडी सोडा पी रही थी। जब उसने कोला का स्वाद लिया और उसकी झागदार सनसनाहट महसूस की तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आह माइकल, आशा है तुम अब पूरी तरह ठीक हो, उसने कहा, सोडा का आनंद लेते हुए। जितना हो सकता था उतना अच्छा हूं, उसने जवाब दिया। फिर उसने 003 और 004 को जाने की अनुमति दे दी। तुम्हें उनके अजीब व्यवहार को नजरअंदाज करना होगा। असल में वे कभी कोई मिशन हारकर लौटे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वे सू की बूंदें लाने में नाकाम होंगे तो तुम खुद ही हासिल कर लोगे। फिर उसने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि तुम ये नहीं बता सकते कि ऐसा कैसे किया, है ना? उसने बस कंधे उचका दिए। खैर, कोई बात नहीं। अब तक तो मैंने सीख लिया है कि तुम सामान्य मापदंडों में फिट नहीं बैठते। जो दूसरों को असंभव लगता है वो तुम्हारे लिए साधारण सी बात होती है। बीप बीप। तभी बगीचे के बाहर से कई गाड़ियों और ट्रकों की आवाज आई। लगता था कि वे ढेर सारा सामान ढो रहे थे। इंजनों की गुनगुनाहट से पता चल रहा था। लगता है तुम अपनी मोटर गाड़ियों का अच्छा उपयोग कर रही हो, उसने कहा। जैसा मैंने उम्मीद की थी, ये बेहद मददगार है। ये सुनकर उसे खुशी हुई। जितना अधिक वो मोटर गाड़ियों से प्रभावित होगी, उतना ही वो उसकी गोल्डन रोड को मेट्रोपोलिस से जोड़ने की मंजूरी देने की संभावना होगी। बस एक सवाल, मैं गॉडफॉज टुकड़े कहाँ से खरीद सकता हूँ? उसने सोडा पीना रोक दिया और उत्सुक नजरों से उसे देखा। क्या तुम अपनी कंपनी की नींव का विस्तार करने की योजना बना रहे हो? ये अच्छा है। जैसा कि उम्मीद थी, डचेस पहले ही उसकी मंशा समझ चुकी थी। खैर, ये सू की बूंदों जितने दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बेचने के लिए तैयार कंपनी मिलना मुश्किल है, खासकर अभी जब सब परेड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुम इनका लेन देन कर सकते हो। मुझे यकीन है तुम्हारे मेहमानों ने पहले ही बता दिया होगा कि इस समय $100 की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर तुम $100 जुटा पाओ तो लगभग हर कंपनी अपने अतिरिक्त गॉडफॉज टुकड़े तुम्हें बेचने के लिए तैयार होगी। $100 के आने से अब ये कंपनियों की नई मुद्रा बनती जा रही थी। अनमोल वस्तुएं और सामान जिन्हें सोने के सिक्कों से भी खरीदा नहीं जा सकता था, अब $100 से खरीदे जा सकते थे। अगर उसके पास पर्याप्त $100 होते तो वो गॉडफॉज टुकड़े और सू की बूंदें दोनों एक साथ हासिल कर सकता था, और इस तरह लगभग सुनिश्चित कर सकता था कि वो डीवा कल्टीवेशन स्टेजेस में लगातार ऊपर बढ़ता रहे। तो इसका मतलब है कि मुझे $100 पर्यटकों से लेने होंगे, सही? बिल्कुल सही। तो कृपया मुझे जलमानवों से मिलवा दीजिए, उसने विनती की। मुझे जानना है कि वे परियों से क्यों मिलना चाहते हैं। इसका जरूर संबंध जलमानवों और पर्यटकों से होगा। डचेस ने सिर हिलाया, मानो पहले से ही उसके अनुरोध की उम्मीद हो। वे मेट्रोपोलिस छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे पता है वे कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें खुद ही उनसे मिलना होगा।
फिर उसने एक कागज पर रास्ते का नक्शा लिख दिया जिसे देखकर वो जलमानवों तक पहुंच सकता था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि वे उत्तर की ओर जा चुके थे, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वे मेट्रोपोलिस के उत्तर पूर्व से होकर गुजरे और वह नाम पढ़ नहीं पाया। नक्शे पर बने उस स्थल का नाम ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गियों ने नाच नाच कर लिख डाला हो। डचेस, ये कौन सा नाम है? उसने अपने ही लिखे पर झांका। वो ट्रूजन स्ट्रेट है। लगता है पेड़ की छांव ने तुम्हारी आंखें थोड़ी और खराब कर दी हैं। हा। वो उसके साथ अजीब ढंग से हंसा। उसे पहला व्यक्ति नहीं बनना था जो कहे कि उसकी लिखावट एक बच्चे से भी बदतर है। अध्याय 638, लंबी कतारें। डचेस से मिलने के बाद माइकल वापस अपरवुड्स डिस्ट्रिक्ट गया ताकि वो रीबॉर्न कंपनी की वर्तमान स्थिति देख सके। दूसरों ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि उनकी दुकान के चारों ओर लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए वो सुरक्षा के लिए कुछ गली दूसरे की तरफ टेलीपोर्ट करने का निर्णय लिया। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसने देखा कि मेन स्ट्रीट से लेकर 5 गली आगे तक लोगों की एक विशाल कतार लगी हुई थी। मेन स्ट्रीट की बनावट ऐसी थी कि पैदल चलने वालों के लिए कोई फुटपाथ नहीं था, इसलिए सभी लोग सचमुच सड़क के बीच में खड़े थे और घोड़े व गाड़ियां लोगों के बीच से गुजरने के लिए रुक रुक कर चल रही थीं। कितने लोग हैं? इस समय कतार में लगभग आधा हजार लोग खड़े हैं, और देखा जाए तो जितने लोग बाहर निकल रहे हैं उससे ज्यादा लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, इसलिए दिन भर ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। औसतन एक व्यक्ति के बाहर निकलने पर लगभग 3 नए लोग कतार में लग रहे थे। ये रीबॉर्न डिपार्टमेंट स्टोर के सामने था, उनके मुख्यालय के ठीक विपरीत। क्या तुमने आरडी सोडा चखा? ये वाकई अविश्वसनीय है। नहीं, मैं कल चखना चाहता था लेकिन तब स्टॉक खत्म हो चुका था। मुझे जो सुना उसके अनुसार सिर्फ पहले 1000 लोग ही आरडी सोडा पा सकते हैं, इसलिए हम सुबह से पहले ही लाइन में खड़े थे। जैसा कि उसने सोचा था, आरडी सोडा आम लोगों में बेहद लोकप्रिय हो गई थी। डेली मेट्रो के धमाकेदार जर्नल आर्टिकल के बाद बहुत से लोग रीबॉर्न कंपनी में रुचि लेने आए और देखना चाहते थे कि उनके पास क्या है। और जाहिर है, सबसे पहले उन्होंने आरडी सोडा देखी, जिसे ये पुष्टि मिली कि ये रोजाना शाही परिवार भी पीता है। वास्तव में नीलामी से प्राप्त एक ट्रक पूरी तरह से कैसल में सोडा की आपूर्ति के लिए समर्पित था। सामाजिक मीडिया के बिना भी आरडी सोडा उतनी ही सनसनी बन गई जितना कि माइकल वैंडरबिल्ट खुद। और ठीक उसी समय कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर शौक में माइकल की ओर देखने लगे। एक आदमी अपने हाथ में अखबार के क्लिप को देख रहा था और लड़के के चेहरे की तुलना चित्र से कर रहा था। ये बिल्कुल सटीक मेल था। वो है माइकल वैंडरबिल्ट, उसने चिल्लाया और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वाह, यही तो है। प्लीज, क्या मैं भी आपकी रीबॉर्न कंपनी का हिस्सा बन सकता हूं? मैं भी आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूं। पहले मैं, अगर आप मुझे ट्रेन करेंगे तो मैं अच्छा फाइटर बन सकता हूं। लोग सड़क पार करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जिससे गाड़ियां और घोड़े रुक गए और हर जगह अराजकता फैल गई। यही सबसे बड़ा कारण था कि रीबॉर्न कंपनी अब पूरे मेट्रोपोलिस में जाना जाने लगा। उसकी शक्ति का प्रदर्शन, राइजिंग 6 और यहां तक कि मेजर फैक्शंस के खिलाफ उसकी जीत सभी की यादों में एक लेजेंडरी पल बन गई। अचंभित नहीं होना चाहिए कि सड़क पर कतार में खड़े लगभग आधे लोग सिर्फ रीबॉर्न हेडक्वार्टर्स में अपॉइंटमेंट पाने के लिए ही खड़े थे। वे भर्ती होना चाहते थे। उसकी लेजेंडरी उपलब्धियों और उसके नाम ने बहुत से लोगों में यह धारणा बना दी कि वो भविष्य में मेजर फैक्शंस का हिस्सा बनने वाला है। ये लगभग सुनिश्चित था, और अगर वे जल्दी से उसके साथ जुड़ते हैं तो वे अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। कई लोगों ने सुना कि उसके सबसे बड़े फाइटर अर्धमानव हैं, और जो लोग मैग्नेटिक्स के बारे में जानते थे उन्हें पता था कि उनके पास डीवा नहीं हो सकती। इसलिए वे उम्मीद में कतार में खड़े थे कि वे रीबॉर्न कंपनी में पहले मैग्नेटिक्स बने और शायद उन्हें एक मिथ्रिल आर्टिफैक्ट भी प्राप्त हो। और जैसे ही वो भीड़ में घिरने वाला था, कुछ शैडो ऑर्क्स तुरंत प्रकट हुए और सभी के ऊपर एक अंधेरा छाया बादल फैला दिया, जिससे लोग असहज हो गए। कुछ ही सेकंड बाद बादल गायब हो गया और ऐसा लगा कि माइकल भी गायब हो गया। एलिप्सिस। माइकल सीधे अपने मुख्यालय में टेलीपोर्ट कर गया और शैडो ऑर्क्स उसके ठीक बगल में थे। धन्यवाद दोस्तों। वे झुके और छायाओं में गायब हो गए। फिर वो तुरंत सीईओ के ऑफिस की ओर गया और पाया कि कास्टेल तनाव में दिख रही थी। उसकी मेड बोटी पूरी तरह ढीली थी। यह मेड सीईओ की सामान्य आदत के बिल्कुल विपरीत था। ये भीड़ के कारण है ना? उसने उससे पूछा। कास्टेल ने माइकल की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे बैग दिखाई दे रहे थे। हाँ यंग मास्टर, हम मार्केट की मांग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आरडी सोडा जल्दी से हमारी सबसे बेहतरीन बिक्री बनने जा रही है, लेकिन हम दिन में मुश्किल से 2000 उत्पादन कर पाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट स्टोर पूरी तरह भरे हुए हैं। बहुत जल्द हमारी पूरी इन्वेंट्री बिक जाएगी और हमारे अनुमान के अनुसार हमारी पुनः आपूर्ति ट्रक 1 हफ्ते बाद ही पहुंचेंगे। ये एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न है। उसने वास्तव में महसूस किया कि वो उन्हें ये सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए परेशान कर रहा था, जबकि वो खुद आराम कर रहा था। बहुत चिंता मत करो,
मैं कुछ शैडो ऑक्स को इन्वेंट्री सीधे मेट्रोपोलिस ले जाने का काम दूंगा, और अगर स्थिति गंभीर हुई तो मैं खुद करूंगा। जहां तक आरडी सोडा का सवाल है, सीमित मात्रा होना अभी के लिए अच्छा है। इससे इसका मूल्य बढ़ता है और लोग इसे और अधिक मांगने लगते हैं, जिससे हमारी ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भविष्य में हम सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार करेंगे। मैं स्पाइस वाइस से फिर से डील करूंगा ताकि वे आपूर्ति बढ़ाएं। इससे ऐसा लग रहा था कि उसने थोड़ा शांत हो गई, जो अच्छा था। समस्या है जगह की। मुझे नई फैक्ट्री के लिए संपत्ति खरीदनी होगी, लेकिन ये किसी और दिन की समस्या थी। अभी के लिए वो मर्मेन पर ध्यान देना चाहता था। वो विवी के पास गया, जो बाकी ड्रैगनबॉन्स के साथ खेल रही थी। लॉर्ड माइकल, क्या आपकी डचेस के साथ बैठक सफल रही? शीना ने पूछा, अपने क्लिपबोर्ड और पेन के साथ उसके सामने प्रकट होकर। अब मुझे पता है कि कहाँ जाना है। ओह भाई माइक, क्या हम किसी एडवेंचर पर जा रहे हैं? जायॉन ने बीच में टोकते हुए कहा। कके, ये मेरी निंजा स्किल्स के लिए एक शानदार ट्रेनिंग होगी, फज ने कोने में पूरी शान से कहा। मामेंडी में भी, विवी ने कहा, माइकल के चेहरे के चारों ओर उड़ते हुए। शीना ने जाहिर है उन्हें काबू में किया। ये कोई मजाक की बात नहीं है। लॉर्ड माइकल, कृपया बताएं कि क्या आप मेट्रोपोलिस के बाहर जाने वाले हैं? मैं अपनी मोटर गाड़ियां तैयार कर दूंगी। उसने मुस्कान के साथ उन्हें देखा। असल में मैं एक अलग यातायात का तरीका सोच रहा हूं। जरूर, वो अपनी ड्रोन के लिए पॉकेट डायमेंशन अपग्रेड की बात कर रहा था। ये इसे खरीदने का सही समय था। चूंकि वो पहले कभी ट्रू जेन स्ट्रेट नहीं गया था, इसका मतलब था कि वो अपने शैडो क्लोन्स का उपयोग करके सीधे वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो वहां उड़कर जा सके तो वो अपना पूरा कमरा ले जा सकता था। वो जल्दी से अपने ऑफिस गया, बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अपग्रेडिंग का समय है। ChatGK 5, क्या तुम्हारे पास कोई अपग्रेड उपलब्ध है जो मुझे पॉकेट डायमेंशन बनाने की अनुमति दे? अध्याय 639 सबस्पेस। ड्रोन का 3D सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शन उसके दिमाग में प्रकट हुआ, जो आराम की स्थिति में घूम रहा था। उसने अपग्रेड शॉप से पॉकेट डायमेंशन कैटेगरी पर क्लिक किया और अब स्पेस विकल्प चुना। अपग्रेड खरीदना जारी है। कुछ ही देर में ड्रोन की सतह से नैनो पार्टिकल्स निकल आए और उसके नए फीचर को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया। और दिलचस्प बात यह थी कि इस नए अपग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाला फीचर ड्रोन के फ्रेम के पीछे लगे एक सरल डबल डोर सेटअप के रूप में था। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद अपग्रेड पूरा हो गया। तो ये कैसे काम करता है? उसने बेतरतीब तरीके से ड्रोन पर लगे डबल डोर को छुआ, जिससे ये बटन की तरह फ्रेम में अंदर चला गया। और एक पल में उसने एक खिंचाव महसूस किया, जो बानबी के नीलामी गेम्स में टेलीपोर्टिंग फंक्शन की याद दिला रहा था। 1 सेकंड में वो अपने कमरे में था और अगले ही पल वो लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक बंद धातु के कमरे में खड़ा था, जिसकी छत की ऊंचाई 4 मीटर थी। और तुरंत ही सबसे पहले जो बात उसके ध्यान में आई वो ये थी कि धातु के कमरे के चारों ओर बड़े कांच के पैनल लगे हुए थे, जिससे वो ड्रोन के बाहर देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मैं ड्रोन के अंदर ही मिनिचुराइज किया गया हो। ये सिर्फ एक सामान्य पॉकेट डायमेंशन नहीं था। ये एक फ्यूचरिस्टिक बंकर जैसा लग रहा था, जिसे विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया था। ड्रोन के सबसे आगे होलोग्राफिक कंट्रोल बॉक्स लगे हुए थे, जो सीधे किसी साइफाई मूवी से आए लग रहे थे। यहां तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा और अन्य मैट्रिक्स के सभी प्रकार के ग्राफ थे। कक्ष के केंद्र में एक गोलाकार टोपोग्राफिकल मानचित्र था, जिसमें ड्रोन की वर्तमान स्थिति को कमरे के बाकी हिस्सों के सापेक्ष दिखाया गया था। वो अपने डेस्क, कमरे और पास के ऑफिस को भी देख सकता था, जहां कस्टेल शरारती लोगों से परेशान हो रही थी। ये नैनो पार्टिकल्स से बने थे, जिससे इनकी प्रस्तुति बहुत वास्तविक लग रही थी। फिर कमरे के ऊपरी कोनों में उसने एक और सेट होलोग्राफिक कंट्रोल बॉक्स देखा, लेकिन यही उसकी नज़र में आया। ये तथ्य था कि ये कोने ड्रोन के यूनिटी गन के बैरल के बिल्कुल मेल खाते थे। वह उन्हें कंट्रोल्स के सामने लगे पारदर्शी ग्लास के माध्यम से देख सकता था। तो इसका मतलब है कि यूनिटी गन को मैन्युअली कंट्रोल किया जा सकता है। तथ्य ये था कि टैक्टिकल बटन और जॉयस्टिक स्क्रीन से जुड़े थे, जिस पर क्रॉसहेयर दिख रहा था, जिससे उसकी कल्पना सही साबित हुई। अब उसे तुरंत ये समझ में नहीं आया कि जब वो अपने दिमाग से उन्हें कंट्रोल कर सकता है तो उसे इस तरह के मैनुअल कंट्रोल की ज़रूरत क्यों होगी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि चूंकि ये एक पॉकेट डायमेंशन है, वो अन्य लोगों को इस सबस्पेस में ला सकता है और उन्हें बैरल कंट्रोल करने दे सकता है, जिससे उसका मानसिक बोझ कम हो जाएगा। स्वयं ड्रोन को कंट्रोल करना अभी भी प्रभावी था, लेकिन अगर उसके पास एक साथ 20 मिनी ड्रोन उड़ रहे हों तो ये उपयोगी साबित हो सकता है। मिनी ड्रोन की बात करें तो उसने देखा कि कमरे के पीछे एक और कंट्रोल पैनल था, जो सीधे बाहर के मिनी ड्रोन से जुड़ा था। इसके दृष्टिकोण 360 डिग्री कैमरा और ऑबिलिटी थर्मल विजन के माध्यम से देखा जा सकता था। ये ड्रोन से ज्यादा एक जहाज जैसा लग रहा था। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं लग रहा था कि सबस्पेस यहीं खत्म हो गया। एक और दरवाजा था जो ड्रोन के पॉकेट डायमेंशन के नए हिस्से की ओर ले जा रहा था। जैसे ही उसने वहां प्रवेश किया, उसने एक और दरवाजा देखा जो कंट्रोल रूम से सबस्पेस के दूसरे हिस्से तक एयरलॉक बना रहा था।
एक बार वह वहां गया तो उसे कुछ अधिक परिचित दिखाई दिया। वहां एक बड़ा खुला क्षेत्र था जो पूरी तरह से खाली था, सिर्फ सफ़ेद जगह थी जो कंट्रोल रूम से बहुत बड़ी थी। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल था। अगर वो चाहें तो यहाँ एक घर, कमरा, बगीचा या कुछ भी बना सकते थे। अभी ये काफ़ी खाली था, लेकिन वो निश्चित रूप से इस पॉकेट डायमेंशन में अधिक भरा हुआ वातावरण कल्पना कर सकता था। ये उसका अपना छोटा सा दुनिया बन सकती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो इस सबस्पेस में होते हुए भी ड्रोन को नियंत्रित कर सकता था। ग्लास पहनकर उसे ड्रोन के साथ पूरी दृश्य सीमा प्राप्त थी। वो इसे अपने निजी विमान की तरह उड़ा सकता था। और इसे टेस्ट करने के लिए वो कंट्रोल रूम में वापस गया और ड्रोन को रीबॉर्न हेडक्वार्टर्स के चारों ओर उड़ाया। सबसे पहले वो ड्रैगन बॉन्स के पास गया और उनके चारों ओर मंडरा रहा था। ये ब्रो माइक का ड्रोन है, जायन ने उत्साहित होकर कहा। जो इसे सबसे पहले पकड़ता है वही विजेता। इसने शरारती बच्चों में हलचल पैदा कर दी। विवी ड्रोन की ओर बढ़ी, इसे काउबॉय की तरह सवार होने के लिए। जाहिर है उसने उसे चकमा देने के लिए कुछ बचावात्मक चालें चलीं। फज कूदकर अपनी छाया से उसे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। जहां तक ग्रीव का सवाल था, उसने बाकी तीनों के बिल्कुल विपरीत किया। वह डर से चिल्लाते हुए दूसरी दिशा में भागा। ये तो एक राक्षस है, हो। Ellipsis, ellipsis, ellipsis. प्रिंसेस सेरीना, मुझे लगता है अब हमें उन मेजर फैक्शन से मिलना चाहिए। हमें उनसे पिक्सी डस्ट खरीदना होगा, एक मर्मन ने कहा। हमारे पास समय नहीं है। कुछ इंसान हैं जो हमें उनके रहने वाले जंगल तक लाने का वादा कर रहे हैं। प्रिंसेस सेरीना के पास तरह तरह के सुझाव आए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आया। तभी उनकी बैठक तब रोकी गई जब एक कुरियर घोड़े पर आया। मार्मिन तुरंत सेरीना के चारों ओर रक्षात्मक स्थिति में आ गए, लेकिन उसने कुरियर के यूनिफॉर्म पर शाही प्रतीक देखकर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। ये किस बारे में है? उसने उससे पूछा। डचेस का आपके लिए संदेश है, कुरियर ने घोषणा की। उसने उसे एक स्क्रॉल दिया और उतनी ही जल्दी चला गया। सेरीना उत्साहित होकर स्क्रॉल खोली और इसके विषय को पढ़ा। माइकल वैंडरबिल्ट को पिक्सी क्वीन के बारे में पता है। सेरीना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। जिस लड़के में वो पहले से रुचि रखती थी, उसके पास वास्तव में पिक्सी क्वीन से जुड़ाव था। उसकी मुस्कान उसकी गर्दन में लगे मोतियों की तरह चमक रही थी। क्या ये सच है? तुरंत ही उसकी सभी चिंताएं दूर हो गईं। अगर डचेज ऐसा कह रही थीं, तो ये लगभग निश्चित था। बाकी मर्मेन थोड़े संदेह में थे। एक फेरी को ढूंढना पहले ही मुश्किल था, लेकिन पिक्सी क्वीन को ढूंढना लगभग असंभव था। वे ओशन किंग और ड्रैकोनिक क्वीन के स्तर पर थे। किसी मानव के लिए पिक्सी क्वीन का ठिकाना ढूंढने की संभावना बेहद कम थी। ये परफेक्ट है, हम बाकी मर्मेन को अच्छी खबर बता पाएंगे। वे ट्रूजन स्ट्रेट में इसलिए थे क्योंकि उनकी मीटिंग अटलांटिस से सीधे आने वाले अन्य मर्मेन के साथ तय थी। कुछ ही मिनट बाद उनके शरीर पर लगे स्केल्स ने पानी में सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स का पता लगाया, जिससे उन्हें आने वाले लोगों की चेतावनी मिली। ये वही हैं। अध्याय 640 Mermaid Escort. ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक और समूह मरमेन पानी से बाहर आया। जैसे ही उन्होंने सतह की हवा से संपर्क किया, उनके स्केल धीरे धीरे उनके शरीर में समा गए। सेरीना ने हल्के से पानी पर हाथ थपथपाया, जिससे एक छोटी लहर बनी और नए आगंतुकों तक पहुंची। ये मरमेन का एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। सुस्वागतम भाइयों और बहनों, उसने कहा। मुझे आपको ये बड़ी खुशखबरी देने का सम्मान मिला है कि पिक्सी क्वीन मिल गई है। मरमेन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो कहाँ है? एक बड़ी उम्र की मरमेड ने पूछा। मुझे बताया गया है कि एक मानव हमें पिक्सी क्वीन और बाकी फेरीज तक पहुंचा सकता है, उसने उत्साह के साथ कहा। हालांकि ऐसा लगता था कि इस खबर पर केवल वही खुश थी। नए मरमेन ठीक उसके सहायकों की तरह इस खबर को बहुत संदेह और शक की नज़र से देख रहे थे। ये मानव कौन है? क्या वो उन तथाकथित हेवनली नाइट्स या मिस्टिक मास्टर्स में से एक है जिन पर इंसान इतना गर्व करते हैं? नहीं, उसने सादगी से जवाब दिया। ये एक लड़का है, मानव हिसाब से लगभग 13 साल का। जैसे ही उसने ये कहा, मरमेन की आंखों में निराशा और हताशा झलक गई। प्रिंसेस, मुझे डर है कि आपको धोखा दिया गया है, बड़ी मरमेड में से एक ने कहा। फेरीज सामान्यतः अकेले रहने वाली प्राणी मानी जाती हैं, जो अन्य इंसानों के साथ घुलने मिलने से नफरत करती हैं, और पिक्सी क्वीन तो और भी ज्यादा। यदि उन्होंने कहा होता कि उन्होंने जंगल में एक फेरी देखी है, तो ये ज्यादा विश्वसनीय होता, लेकिन पिक्सी क्वीन, यह केवल बकवास है। उसके स्वर से स्पष्ट था कि पिक्सी क्वीन के प्रति उनका सम्मान उनके अपने ओशन किंग के सम्मान के बराबर था। एक सुप्रीम बीइंग जैसी वो किसी मामूली मानव लड़के से परिचित होने की उपेक्षा करेगी। कल्पना करो यदि तुम हमारे लॉर्ड के बारे में ऐसा कह देते। क्या तुम विश्वास कर पाते यदि मैं कहता कि हमारा ओशन किंग किसी मानव लड़के का मित्र बन गया? इस बिंदु पर सेरीना कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी। वो उन्हें गलत साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पूरी तरह से डचेस के शब्दों पर भरोसा कर रही थी। उसने ये भी पुष्टि नहीं की थी कि ये सच है या नहीं। सुनो, ओशन किंग चाहता है कि तुम अटलांटिस लौटो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। उन्होंने तुम्हें एक कार्य दिया था और तुम इसे पूरा नहीं कर पाई। रुको,
मेरी समय सीमा से पहले 2 टाइट साइकिल्स बाकी हैं। उसने अपील की। मुझे खेद है, लेकिन ये मामला मरमेन और सभी बीस्ट फोक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओशन किंग इस जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने वाले हैं। प्रिंसेस सेरीना घबराई। ये उसके योजनाओं का हिस्सा नहीं था। मुझे एक और दिन दो। मैं साबित कर सकती हूं कि हम पिक्सी क्वीन से बात कर सकते हैं। मुझे मेट्रोपोलिस वापस जाने दो, उसने धीरे धीरे उथले पानी से बाहर निकलते हुए कहा। हालांकि मरमेड के अगले शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया। ओशन किंग ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी यात्रा का स्थान बदल दिया जाए। हम क्वींस क्षेत्र के और उत्तर की ओर मेट्रोपोलिस से आगे जाने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब था कि जिस परेड की तैयारी वे सभी कर रहे थे वो सब व्यर्थ हो जाएगी। उसने हैरानी और गुस्से के साथ पूछा। ओशन किंग को पता था कि पिक्सी क्वीन को ढूंढना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक और योजना पहले से तैयार कर ली थी। यदि तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती, फेरीज के बिना योजना करना ज्यादा कठिन होगा, लेकिन कम से कम यह संभव होगा। प्रिंसेस सेरीना डिसबिलीफ में खड़ी रही। वह सोच रही थी कि वो यहां केवल एक नियमित जांच के लिए आई थी, लेकिन इसके बजाय उसकी सतह की दुनिया की यात्रा आधी रह जाएगी। कृपया विरोध मत करो प्रिंसेस, ये तुम्हारे ही भले के लिए है, मरमेन ने कहा और क्रैब पिंसर हैंडशेकल के साथ उसके पास बढ़े। और इससे पहले कि वे उसके हाथ पकड़ पाते, प्रिंसेस सेरीना ने अपनी शक्ति सक्रिय की, पानी को नियंत्रित कर तेज भाले का आकार बना लिया। पानी के गोले की सतह पर चमकते अक्षर प्रकट हुए, जिसमें ओशन किंग की योजना का विवरण था कि यात्रा का मार्ग बदल दिया जाएगा। पानी का भाला हवा में घूमते हुए सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर मेट्रोपोलिस और सीधे डचेस के दरवाजे की ओर गया। ये उसकी मदद के लिए आखिरी प्रयास थी। जैसे ही उसने अपनी शक्ति सक्रिय की, पानी का भाला हवा में लगभग तुरंत गति से चला गया। ये व्यर्थ है प्रिंसेस, वे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, बड़ी मरमेड ने कहा। चलो, प्रिंसेस को उनके किले तक एस्कॉर्ट करते हैं। मरमेड ने सेरीना के हाथों में हथकड़ी सफलतापूर्वक लगा दी, जिससे उसके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा। प्रिंसेस को सुरक्षित करने के बाद बड़ी मरमेड ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी शक्ति सक्रिय की। उसके हार की मोती चमक उठी और उनके पूरे समूह के चारों ओर पानी की एक पतली परत बनी, जो प्रकाश को मोड़ रही थी और एक भ्रम पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह से दृष्टि से गायब हो गए हों। उनके हिलने डुलने से पैदा होने वाली लहरें भी अदृश्य थीं। बड़ी मरमेड संतुष्टि में सिर हिलाई। अब कोई मानव उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। ellipsis, ellipsis, ellipsis. ड्रोन का परीक्षण करने के बाद माइकल ने और समय बर्बाद नहीं किया और निकल पड़ा। वह पूर्ण गति से उत्तर पूर्व की ओर ट्रू जेन स्ट्रेट की ओर बढ़ा। वो अभी भी ड्रोन के पॉकेट डायमेंशन की सुरक्षा में था, जिसका मतलब था कि वो आराम से चाय पी सकता था, जबकि ड्रोन तेजी से आगे बढ़ रहा था। बेशक, समय और ऊर्जा बचाने के लिए उसने हवाई जहाज की तकनीक का उपयोग किया और उच्च ऊंचाई पर गया, जहां हवा का प्रतिरोध कम था, जिससे वो अपनी अधिकतम गति तोड़ सकता था। लगभग 1 घंटे बाद जब उसने जमीन पर उतरना शुरू किया, कंट्रोल रूम अचानक अलार्म बजाने लगा। लाल बत्तियां उसके चारों ओर चमकने लगीं और उसने तुरंत उठकर ड्रोन के दृष्टिकोण से देखा। वहां उसने आकाश में एक पतली और तेज वस्तु को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। क्या यह पानी का भाला था? फिर उसे समझ आया कि कंट्रोल रूम ने अलार्म क्यों बजाया। पानी का भाला मना या जादू से नहीं बना था, ये ऑबिलिटी पावर से बना था। ये उसी नारंगी रोशनी के साथ चमक रहा था जैसे उसने पहले ऑबिलिटी का उपयोग देखा था। क्या यहां कोई मैग्नेटिक है? उसने तुरंत पानी के भाले का स्रोत ट्रेस किया और हैरानी से देखा कि मरमेन कमर तक पानी में तैर रहे थे। इतना ही नहीं, लेकिन नारंगी बाल वाली मरमेड बहुत परिचित लग रही थी। रुको, क्या वो प्रिंसेस सेरीना है? और पानी का भाला, क्या यह उसके द्वारा बनाया गया था? वह पूरी तरह भ्रमित था कि उसने अभी क्या देखा। वो सोच रहा था कि केवल मैग्नेटिक्स ही एबिलिटीज कर सकते हैं और केवल इंसान ही मैग्नेटिक्स बन सकते हैं। लेकिन अब प्रिंसेस सेरीना पूरी तरह सक्षम लग रही थी कि वो वही शक्ति उत्पन्न कर सके जो एबिलिटी की बिल्कुल समान प्रतिकृति थी। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब सवाल पूछने का समय सही नहीं था। इस तथ्य को देखकर कि सेरीना को हाथकड़ी लगाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया था। वह तुरंत कंट्रोल रूम के निकास द्वार की ओर गया, जिससे उसका शरीर सामान्य दुनिया में लौट सके। वो हवा में मंडराते हुए प्रकट हुआ, मरमेन को पानी में चलते हुए देख रहा था। माफ कीजिए मिस, मदद चाहिए?